सो वेलकम टू इंस्टेंट पढ़ाई। लास्ट वीडियोस पर आप लोगों के जो भी अपडेट्स रहे, जो भी लाइक्स रहे, जिस तरीके से आप सबने उसका फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे फीडबैक आए हैं, कुछ चीज़ों को सुधारना है, कुछ बहुत सारे टारगेट्स आए हैं, कई बच्चों का अपना अपना अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन आए हैं चैप्टर्स के कि वो चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सून लेटर जितना जल्दी हो सकता है हम लोग वो टारगेट्स भी कंप्लीट करेंगे, वो सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अब रेगुलरली हर अपडेट मिलता रहेगा हर चैप्टर से रिलेटेड। बट फॉर द लास्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स किए थे और कुछ सवाल भी किए थे, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एनसीईआरटीज और पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, तो आज का हमारा मेजर टारगेट ये है कि उससे रिलेटेड टॉप 10 सवाल हम लोग सॉल्व करें। इसमें जो सबसे पहला सवाल है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 में है। आप सबके पास अगर बुक हो तो बुक से, अदरवाइज आपके सामने स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ रहा होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं और वो ये है। यस, सो मैं आप लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर of 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation and of the top of chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Basically, जैसा मैंने कल आप लोगों को कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में जब भी किसी सॉल्यूशन पर आप जाओ उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगा डायग्राम। ठीक है, नेवरदलेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही डायग्राम है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल साइन, कॉस, टैन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। सो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास में 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग अगर किसी चीज को देखेंगे तो हमारी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, राइट। और एक चिमनी है, कोई दूर में एक चिमनी है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट हाइट, चिमनी का फोटो बना लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है। सो चिमनी का हाइट गिवन नहीं है, चिमनी का हाइट इज h। जिसका भी हाइट नहीं गिवन होगा आप लोग हमेशा उसके हाइट को एक कुछ भी h, l जो आपको मानना हो आप वो मान सकते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन कि जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से एक डिस्टेंस पर खड़ा है एंड दैट डिस्टेंस इज 28.5 मीटर, राइट। एक और बात, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन। देखो जो चीज जहां भी सिंपल वे से समझ सकते हो उसको वैसे समझने की कोशिश करो। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये कोशिश की थी बच्चा, हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जो ऑब्जर्वर अगर इस तरीके से खड़ा है तो उसके आईज यहाँ होंगे। जब आईज यहाँ होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी के सामने होगा। तो आप अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रखें कि यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करें। नो, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट होगा कहाँ से? यहाँ से। सो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन शायद 45 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज अराउंड 45 डिग्री, राइट। सो 1.5 मीटर उसका हाइट अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी 1.5 हटाना पड़ेगा ना भाई, और बाकी का हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, ये पूरी हाइट को अज्यूम कर लेता हूं h। इस वाले जो ऑब्जर्वर का हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो वह है 1.5 मीटर। तो रेस्ट ऑफ द हाइट इज नथिंग बट h माइनस 1.5, राइट। और पैरेलली अगर आप ये बात सोचोगे जितना 28.5 मीटर ये है तो दिस इज आल्सो 28.5 मीटर। नाउ अब आते हैं हमारा पिक्चर, तो जो डायग्राम बनना था वो डायग्राम बन गया, डायग्राम सॉर्टेड हो गया है, ठीक है। सो नाउ क्या क्या हमारे पास है? इफ दिस इज थीटा, फिर वही बात, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालना नहीं है तो हम लोग इस पे जाएंगे नहीं, परपेंडिकुलर और बेस पे आते हैं। सो हियर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें एक ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअली दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। द फर्स्ट वन इज tan। tan अगर देता है तो tan थीटा मस्ट बी इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट। सो उसके बाद tan थीटा के लिए क्या करोगे आप? tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री रख दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर है? दैट इज h minus 1.5. Also
बेस क्या है यहाँ पर 28.5। अगर किसी तरीके का यूनिट चेंज होगा, किसी भी तरीके का यूनिट चेंज होगा तो वो सब आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितना है h माइनस 1.5 अपॉन में 28.5। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। नाउ यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं 1.5, 28.5 नेगेटिव, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1.5। फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 30 मीटर। सो फाइनली आपका जो चिमनी का हाइट है, आपने क्या माना था, आप यहाँ पर भी मैं यही चीज कर भी कह रहा था कि बोर्ड्स के बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ वो पहले भी लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी h, और फिर फाइनली जब आपका h आ जाएगा देन आप लिखोगे द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये रियल टाइम क्वेश्चन से, रियल टाइम बिहेवियर से काफी इंटरलिंक्ड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पर फिर एक बार मैं पढ़ लेता हूँ सो दैट इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पॉसिबल हो। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटीज में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज, ट्राई एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स, एक तूफान आता है और जो ट्री है वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रोकन पार्ट एक ट्री है, अज्यूम करिए कि एक ट्री इस तरीके से है, राइट। कहता है कि एक ट्री है, तूफान आता है, ब्रेक कर जाता है, उसके बाद में जो टॉप ऑफ द ट्री है, टॉप ऑफ द ट्री ब्रेक करेगा, तो क्या ऊपर से ब्रेक करेगा, बीच से ब्रेक करेगा, कहीं से, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि कहीं बीच से ये ब्रेक करता है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक कर जाएगा बच्चा, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो ऊपर का हाइट है, ये मान लीजिए कंप्लीट हाइट आपने h मान ली, ठीक है। पहले ये समझिए, अभी बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हो। ये पूरी की पूरी हाइट मैंने क्या मानी है h मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने मान लिया h। अगर कोई भी पेड़ टूटा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो टूटा होगा, मैं मान रहा हूं कि पॉइंट ये, दिस पॉइंट O पे टूट गया, ठीक है, O पे ये पेड़ टूट गया। अब टूटने के बाद में क्या होगा, ये जो पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो निश्चित तौर पर लीन डाउन करेगा, लीन डाउन करेगा किधर, सरफेस की तरफ। तो ये अपर पार्ट मान लीजिए ये A है, ये B है, हाइट मैंने h मानी है, ट्री है AB। अगर ये O पॉइंट पे टूटती है तो इसका जो ये पार्ट है, OA वाला पार्ट है, वो निश्चित तौर पर नीचे जाएगा और नीचे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये A पॉइंट, दिस A पॉइंट, वो यहाँ आ जाएगा। अब आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट को डॉटेड बनाया और कुछ पार्ट को रियल लाइन में फिक्स किया है। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन मानता है कि ये जो गिरा हुआ पार्ट है ये रियल है, न कि ये, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से पेड़ टूट चुका है, तो मुझे जस्ट अपोजिट करना होगा। ये पार्ट को मैं रियल बनाऊंगा और ये पार्ट को मैं डॉटेड बनाऊंगा, राइट। क्योंकि ये मेरा अजम्पशन है कि पहले पेड़ इतना था, लेकिन राइट नाउ जो मुझे पेड़ दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। इसके बाद कहता है कि हाँ, ये टच कर जाता है ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, विथ इट मतलब सरफेस के साथ, सरफेस के साथ ये बनाता है 30 डिग्री। फिर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, दिस इज द हेड ऑफ द ट्री एंड दिस इज द फुट ऑफ द ट्री। व्हाट इज दिस, हेड एंड दिस इज फुट। सो द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट when the top touches the ground is 8 मीटर। अब देखिए सेम बात फिर कह रहा है कि ये जब नीचे गिरा तो इसका, इस ट्री का जो बॉटम है यानी फुट जो है, वहां से लेकर के इसके टॉप का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज गिवन 8 मीटर। अब फिर देखो, फिर घुमा फिरा के बात हुई, अगर ये मेरे पास में 8 मीटर है, ध्यान से समझना, अगर ये मेरे पास में 8 मीटर है, ये थीटा है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं
पॉसिबल है मेरे लिए? कैसे निकालोगे भाई? तो थीटा ये है तो ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये क्या रहेगा? बेस। और ये क्या रहेगा? हाइपोटेनस। अब एक एक करके मैं सबको लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिखिएगा, राइट? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले OA प्लस में OA प्लस में OB, यही है हाइट ऑफ द ट्री। क्या है ये? हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री है। अब अपने को करना क्या है? अपने को करना ये है कि मुझे कैलकुलेट करना है टोटल हाइट। तो उसमें मुझे फाइंड आउट करना है, OA भी फाइंड आउट करना है और OB भी फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं OB का सेक्शन पकड़ता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, फिर OA का सेक्शन पकड़ूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। लेट्स राइट। OB, अगर मैं इस थीटा वाले फॉर्मूले से चलूं तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर और बेस, अगर मुझे पहले फॉर OB के लिए जाना है तो मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन देगा रिलेशन? बताओ कौन देगा? tan थीटा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर OB अपॉन दिस बेस BA। करेक्ट? कैलकुलेट कीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आई होप आप सबको याद होगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। कितनी होती है? एक बार कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। अगर ये सब वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत हो ना, तो एक बार आप ये समझना, मुझे अगर निकालना है tan 30 की वैल्यू, राइट? tan 30 की वैल्यू निकालना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सिंपल वे में क्या करता हूँ, एक ही चीज तो पढ़ा हूँ भाई कि tan बराबर क्या होता है? tan बराबर नथिंग बट साइन अपॉन कॉस। तो दिस इज साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा क्या है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय किल कहाँ करते हैं पता है? इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे रेशियोज को याद करने में। कंप्लीटली टाइम पास है। अगर आप सिर्फ साइन थीटा भी याद रखते हो, साइन की सारी वैल्यूज याद रखते हो तो कंप्लीटली आप हर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू याद रख सकते हो। सी, अगर आप साइन 30 याद है तो साइन 30 की वैल्यू आप सबको याद होगी, कितनी होती है? 1/2, राइट? और अगर cos 30 की वैल्यू में आपसे पूछूं तो वो क्या होता है? √3/2। नाउ सी, 2 कैंसिल आउट, द आंसर इज 1/√3। नहीं कुछ हुआ तो कैलकुलेट कर लेना, मैथ से तो कैलकुलेशन तो करनी होगी ना। चलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। OB क्या दिया हुआ है? नहीं, तो OB मैं OB रहने देता हूँ। BA दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है 8। तो यहां से बताइएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं OB इज इक्वल टू 8/√3। अब इसको अभी सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फाइनली AB चाहिए ना, तो AB के लिए मेरे पास OB का वैल्यू तो आ गया। कितना आया भाई? ये आ गया। नेक्स्ट, अब आते हैं, मुझे फाइंड आउट एक और वैल्यू करनी है, दैट इज OA मतलब ये वाला पार्ट। करेक्ट? तो अगर मुझे OA निकालना होगा तो इसका मतलब है कि मुझे हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन या फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, बिकॉज़ मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, तो मैं हाइपोटेनस और बेस का ही रिलेशन लेता हूं। ठीक है? सो मैं फाइंड आउट करता हूं इसके बाद में, किसके लिए? फॉर OA के लिए फाइंड आउट करता हूं। अगर मैं OA के लिए फाइंड आउट करूं तो मेरे पास में क्या आएगा बताना आप? बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन दे रहा है? cos। तो मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर? बेस है यहाँ पर BA अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? दैट इज OA। ठीक है, इसको सॉल्व करो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज इक्वल टू BA जो कि हमको पता है कितना है भाई? 8 अपॉन OA। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? OA इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। सॉल्व करो जल्दी से और आंसर बताओ कितना आ रहा है? 8 इंटू 2/√3। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी ना कैलकुलेशन में मत जाओ। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, बहुत लॉजिकल होता है। अभी अगर मैं यहाँ भी 1.3 करके इसको सॉल्व करता, यहाँ भी मैं 1.3 करके सॉल्व करता, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा दिमाग किसमें चला जाता कि इसका आप डिवाइड करो, डिवाइड करके वो कैलकुलेशन इन सब में जाता है। अभी आप देखो फाइनली मेरा आंसर जो आ रहा है वो √3 टर्म्स में आ रहा है, तो मैं लास्ट में जाकर के भी तो √3 ऐड कर सकता हूँ ना। आप सिंपल वे में समझना, मैं समझा रहा हूँ। देखो, AB इज इक्वल टू नथिंग बट OA प्लस OB, यही था।
नाउ सी OA की वैल्यू कितनी आई, OA की वैल्यू आई 2 इंटू 8 अपॉन रूट 3 प्लस, और OB की वैल्यू कितनी आई, OB की वैल्यू आई 8 अपॉन रूट 3, ठीक है, यही है। अब आप देखो ध्यान से, 8 अपॉन रूट 3 का 2 गुना, 8 अपॉन रूट 3 का 1 टाइम, ठीक है। अगर मैं 8 अपॉन रूट 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 प्लस 1। इनडायरेक्टली अगर मैं इसको लिखूं तो क्या, डायरेक्टली यहां पर अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 8 इंटू 3 अपॉन रूट 3। थोड़ा और इसको सॉल्व करो तो आपको पता है 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन में फिर से रूट 3 कैंसिल आउट, मेरा फाइनल आंसर आता है 8। देखो अगर आप थोड़ा सा इसको मैथ्स को समझना, यहाँ कैलकुलेशन का क्या रोल है यहाँ से समझना, ठीक है। न तो मैंने यहाँ किसी कैलकुलेशन पे अपना टाइम वेस्ट किया, न यहाँ किया, और न ही इसमें से कहीं भी किया। लेकिन अगर मैं छोटा छोटा बेसिक का ध्यान रखता हूँ तो आप लोगों के लिए भी ये सबसे बेनिफिशियल बात है। अब देखो ध्यान से, मैंने AB का पूरा कैलकुलेशन कर लिया और अभी भी मेरे को किसी तरीके का कोई ना डिवाइड देना पड़ा ना और कुछ करना पड़ा, बेसिक से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो डू नॉट ट्राई एंड जंप कि फाइनली मैं तुरंत करके सॉल्व करूं ये क्वेश्चन। और एक और बात, मैं अभी लगभग हर दिन बच्चों से मिलता हूं तो मुझे एक बात समझ आई है कि कई बार होता है कि कुछ सवाल को देख करके, कुछ सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने को देख करके बच्चों को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। ये सवाल मान लीजिए आपको भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक काम करो, फर्स्ट टाइम में ये पूरा सवाल देखो, ठीक है, एक बार में पूरा सवाल अच्छे से पढ़ो, 2 मिनट का समय लो, पूरा अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में इस सवाल को पूरे तरीके से देखो, कैसे बनाया गया, क्या अप्रोच ली गई, सब कुछ देखो, ठीक है। एक बार इसको देखकर सॉल्व करो, 1 टाइम एक बार इसको देख के सॉल्व करो। सेकंड टाइम में क्या करो, सब बंद करो, कॉपी किताब सब कुछ बंद करो, और उसके बाद में क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ने का कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर से खुद से कोशिश करो ये डायग्राम बनाने का, एंड देन आफ्टर फिर से कोशिश करो कि ये पूरा खुद से बनाओ। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये बात हमेशा याद रखना। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर मैं बार बार सेम कॉन्सेप्ट को रिपीटेड मोड में चलाऊंगा तो बायो में पढ़े हो ना न्यूरॉन्स, मेरे अच्छे न्यूरॉन्स बनेंगे। अगर अच्छे न्यूरॉन्स बनेंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में आएंगी। सो ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स, टेक अ ब्रेक एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, ओके। एक बार फिर से हम लोग सेम सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो किसी तूफान के आने से किसी पॉइंट पर टूट जाता है, दैट पॉइंट इज O। O पर टूटता है और टूटने के बाद इसका पूरा का पूरा हेड जा करके बॉटम को टच करता है, बॉटम को टच कर लिया। इस बॉटम को टच करने के बाद इसका टॉप, और मतलब इसका जो टॉप है और इसका जो फुट है, इसके बीच का डिस्टेंस इज गिवन एंड दैट इज 8 मीटर। यही था क्वेश्चन, यही है। अब इससे हम लोग क्या क्या किए, एक बार रिपीटेड फॉर्म में जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसकी हाइट नापी। हाइट को मैंने माना AB, जिसको मैंने एक क्वांटिटी का नाम दिया दैट इज h। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जब मैंने ऑलरेडी AB कह दिया तो इसकी यूटिलिटी नहीं बनती। सो नाउ डू वन थिंग कि AB क्या है, AB सिंपल हाइट ऑफ द ट्री है। सो AB का कनेक्शन जो है वो बना हुआ है A से O, O से B, यही बना हुआ है। तो मैंने लिख भी दिया कि OA और OB को ऐड करोगे तो आपके पास में हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। हमारे कैलकुलेशन का 2 पार्ट रहा, एक में परपेंडिकुलर दिस OB शुड बी कैलकुलेटेड एंड अनदर में OA शुड बी कैलकुलेटेड। OB कैलकुलेट करने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे, और अगर मुझे OA कैलकुलेट करना हुआ तो मैं हाइपोटेनस निकालूंगा। नाउ सी वन थिंग, अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन जाना होगा तो मैं tan थीटा यूज करूंगा। अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन जाना होगा तो मैं cos थीटा यूज किया। इन दोनों को यूज करने के बाद मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट है, पहले के लिए आता है 8√3, दूसरे के लिए आता है 2 × 8√3। इन दोनों को ऐड करने पर मेरा फाइनल रिजल्टेंट आता है 8 × 3/√3। फाइनली ये सब आंसर आ जाता है। द पॉइंट इज, इन सब आंसर वाले करेक्शन में मत जाओ, ये आंसर आपके कुछ समय में आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना, इस तरीके का सवाल आता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज कहा, मतलब ट्री को लेकर के, आपको कोई और एग्जांपल दे देगा।
कुछ और एग्जांपल दे देगा, यहाँ बोल देगा कि एक बार पहले आप यहाँ थे, यहाँ से आप इसको देख रहे थे, फिर आप नीचे, मतलब आप एक सपोज करो हुमायूं टॉप पे चढ़ गए, अब जाना इलीगल है बट आप उसके टॉप पर चढ़ गए, और टॉप पर जाने के बाद, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुत बहुत कॉमन सवाल है, यू शुड रिमेंबर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर करके आप अलग अलग फ्लोर्स पे चले गए। सो आपको क्या बोलेगा, आप टॉप पे थे, फिर एक पॉइंट देखा, नीचे 2 फ्लोर आ गए, फिर एक पॉइंट देखा, और नीचे आ गए, फिर एक फ्लोर देखा, अब आपको बोलेगा फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। सो यही प्रोसेस है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोग देख लेना, ठीक है। सो इसको मैं रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। चलो भाई लोग, अब एक काम करते हैं, एक सूर्योदय वाला कहानी बनाते हैं, ठीक है। सूर्योदय वाला कहानी कुछ ऐसा है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। क्या करना है अपने को, क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर, सो ये एक टावर है, और आपको क्या किया गया है कि इसके दो अलग अलग, जैसे यहाँ पर सन है, सपोज यहाँ पर सन, फर्स्ट इंस्टेंस में इधर सन है, ठीक है। तो सन अगर यहाँ पर है तो इसका शैडो कुछ ना कुछ बनेगा। तो आप इमेजिन करो कि ये है बिल्डिंग, ठीक है, अपने अपने घरों के छतों को देखें और ये बिल्डिंग अज्यूम कर लें, ठीक है, छोटी बड़ी जो बिल्डिंग है सब अपने हिसाब से अज्यूम कर लो। सबसे पहले जो सन है वो यहाँ पर है, ठीक है, और सन यहाँ होने की वजह से इसका पहला शैडो जो बनता है वो इधर कहीं बनता है, ठीक है, पहला शैडो। तो पहला शैडो जो बनता है वो इस तरीके का है, फिर सन थोड़ी ना रुक रहा है, सन तो आगे भी चलेगा, तो सन फिर यहाँ आया, ठीक है, सन इधर आया, और इधर आने के बाद फिर अगला जो शैडो बना वो कुछ यहाँ बना। नाउ सी क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन अभी आपके मतलब डिस्प्ले पे आ जाएगा। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ कि द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is at 60 degree. Find the height of the this. So क्वेश्चन को एक एक करके पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कीवर्ड है सन का एल्टीट्यूड। अब ये जो एल्टीट्यूड वाली बात है ना, वो सिंपल कह रहा है आपके एंगल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एंगल से रिलेटेड। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, एक बात सोचो, सन जब इधर है तो वो कहता है कि सन यहाँ है तब जितना एंगल बना रहा है, और सन जब यहाँ आता है तब जब जितना एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस शायद दिया हुआ है 40 मीटर लॉन्गर बता रहा है ये, ठीक है। कितना बता रहा है? 40 मीटर लॉन्गर। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ, इतने से नहीं, क्योंकि आप सबको मैं एक बात बता चुका हूं, और जिस बात को लेके आप क्लियर हो चुके हो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली वन थिंग, दैट इज द डायग्राम। कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे कि सन अगर यहाँ है तो इसका अपना एक इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड द सरफेस। इसका जो शैडो बन रहा है वो 30 डिग्री पर यहाँ बन रहा है, इस पर यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये बिल्डिंग कुछ ऐसा है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और इसका ये शैडो है, ठीक है। उसके बाद जब सन यहाँ पर आता है तब इसी बिल्डिंग का शैडो जो है वो इतने दूर पर आ जाता है, ठीक है। ये फिर उसी का शैडो, राइट, ये वो इसी बिल्डिंग का शैडो। बट ये ध्यान रहे कि ये शैडो नंबर 1 है और ये शैडो नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कि जो इन दोनों शैडो का लेंथ है, मतलब बड़े वाले का और छोटे वाले का, इन दोनों लेंथ में जो डिफरेंस है वो 40 मीटर है, ठीक है। वो डिफरेंस कितना है? 40 मीटर। तो आपको फाइंड करने बोलता है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। फिर सवाल वही, फिर वैसे ही बनाना है, बस अब क्या ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, मुझे अगर इसको सॉल्व करने का हुआ तो मैं तो ऐसे ही समझ जाऊं ना, एक एंगल जब एक थीटा तो एक ट्रायंगल, तो एक ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। जब यहाँ 2 थीटा तो मेरे पास 2 ट्रायंगल, तो इसका मतलब है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी कितना होगा? 2 होगा। तो ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको भाई। तो पहला ट्रायंगल का नाम एक दे देते हैं, ठीक है, दिस इज ए एंड बी,
ये कितना है, इसका नाम दे देते हैं ए, और ये है बी, ए बी। इसका नाम दे देते हैं सपोज, क्या दे देते हैं बताइए, ओ, और ये दे देते हैं ओ डैश। ठीक, तो पहले वाले ट्रायंगल से कैसे निकालोगे, पहले अप्रोच एक बार फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, ये एच है, एच इस ट्रायंगल में भी बन रहा है, एच इस ट्रायंगल में भी बन रहा है, दोनों ट्रायंगल में बन रहा है। अगर मैं एच के रिलेटिव में दो इक्वेशन आपको दे देता हूं, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। एक बार ट्राई करते हैं, चलो एक एक अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं एओबी। सो इन ट्रायंगल एओबी, सो इन ट्रायंगल एओबी, अगर एओबी ट्रायंगल की बात करें, एओबी ट्रायंगल की बात करें, तो मेरे पास में क्या क्या है वो समझना। पहले वाले बिल्डिंग का जो टोटल, हाँ, पहले वाले जो बिल्डिंग का लेंथ है ये, इस वाले लेंथ को अगर मैं मान लेता हूं x, ठीक है, मान लेता हूं अभी x, तो ये वाला लेंथ कितना होगा बताना, ये लेंथ होगा x - 40। अब आप बोलोगे कि सर यही क्यों करना है, उल्टा क्यों नहीं कर सकते? आप उल्टा भी कर सकते हो। यहां से यहां तक का लेंथ अगर आप मान लेते हो x, तो यहां से यहां तक का लेंथ जो बड़ा वाला है शैडो, बड़ा वाला शैडो है, उसका लेंथ क्या हो जाएगा x + 40। आप जो चाहे मान सकते हो, मुझे x से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब किससे है, h से। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं, पहला वाला ट्रायंगल। तो AOB में अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। AOB में मेरे पास थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो फिर वही आ रहा है, घुमा फिरा के ना tan को लोग छोड़ नहीं रहे। देखिए tan 30 = क्या हो जाएगा, दिस h अपॉन में x + 40 डिग्री, एक हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल ए ओ डैश और बी में। इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस वाले ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो मेरे पास में बेस भी है और बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री = h अपॉन x। अच्छा एक बात और, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है, इसलिए मैं हाइपोटेनस के बारे में सोच भी नहीं रहा। अदरवाइज मैं हाइपोटेनस के बारे में सोचता अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हिंट करता। मुझे क्वेश्चन हिंट कर रहा है सिर्फ शैडो और इसके हाइट के बारे में, तो मैं इसीलिए उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। यहां से अगर सॉल्व करें, tan 60 की वैल्यू निकाल के देखो एक बार, tan 60 की वैल्यू आएगी √3, सो दिस इज h अपॉन x। अब h और x में एक रिलेशन मुझे पता चला, और वो क्या है, ये √3 × x। तो जहां पर भी अगर मैं x की वैल्यू जहां भी मुझे दिख रहा है, या तो मैं h के जगह x रख दूं, वहां से सॉल्व कर लूं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं x के जगह, मतलब x के अकॉर्डिंग इसको निकाल लूं, तो x = हो जाएगा h अपॉन √3। देखिए तो x को अगर मैं यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं, तो क्या होगा, x = h अपॉन √3। ये बात पे ध्यान रखें। तो x जहां पर हो वहां पर h लिख दीजिए, बिकॉज मुझे h चाहिए। सो यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन √3, h ही रहने दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 प्लस में 40। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फाइनली क्या मेरे पास h निकलेगा। देखो सही से, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें h की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, देन ट्राई एंड कैलकुलेट। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टाइम, ओनली 30 सेकंड। ट्राई एंड कैलकुलेट, ट्राई एंड रैशनलाइज इट आल्सो। रैशनल, आप लोगों का रैशनल नंबर या रियल नंबर करके जो चैप्टर है, उसमें भी इसके रैशनलाइजेशन को लेकर के बात की गई। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, ट्राई। तो बच्चों पार्टी सॉल्व हुआ।
अरे ट्राई किए भाई, चलिए एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या रहेगा 1/√3 रहेगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं। √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर पहले तो x साइड कीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1 और √3 रहा, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा √3। यहाँ पर h का h रहने दीजिए, फिर इसके बाद में 40 है तो 40, यहाँ 1√3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा ये 40√3। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, इसको आई होप आपने उतार लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। कितना आता है x का वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, h/√3, इसको रिमेंबर रखिए। सो इसके फर्दर अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू h, √3 ऊपर चला जाएगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, √3h/h प्लस 40√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर उसको उधर, तो क्या हो जाएगा h प्लस 40√3 इज इक्वल टू 3h। 3h कहाँ से आया भाई, तो वो भी दिखा दे रहा हूँ, √3 इंटू √3h है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3h आएगा, ठीक है। तो 3h इज इक्वल टू h प्लस 40√3। अब देखो ध्यान से, h एक तरफ है, 3h एक तरफ है, h को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, h को उधर भेजिएगा तो क्या होगा भाई, ये होगा 40√3 एंड दैट इज इक्वल टू 3h माइनस h। 3h में से एक h घटाओगे कितना आएगा, 2h, क्या आएगा 2h। 3h में से एक h गया, कितना बचेगा 2h। सो मेरे पास में 2h की वैल्यू आती है 40√3। अब 2 अगर मैं डिवाइड दूं तो मेरे पास क्या आएगा 20√3। समझ आया, फाइनली मुझे बिल्डिंग की हाइट मिल गई। बिल्डिंग कितनी होगी भाई, तो 20√3। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और फिर वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करना होगा सेम क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर के, और अभी तक में हम लोगों ने शायद 2-3 सवाल कर लिए हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया है। आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा। वो लास्ट ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इफ यू विश टू ट्राई। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में समझाया गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया बेसिकली कि एक अ गर्ल हु इज वाचिंग 2 बलून्स, या फिर यूं 2 बलून का सिचुएशन है, एक बलून यहाँ पर वो ऑब्जर्व करती है और कहीं एक बलून और ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक लड़की है, उसकी हाइट दी हुई है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हाइट, मतलब उसका इतनी लंबी है, और वो एक बलून को देखती है, ठीक है। और बलून जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से हवा चल रही है, जिसकी वजह से बलून के 2 सिचुएशन वो ऑब्जर्व करती है, एक यहाँ और दूसरा इस तरह, इस जगह। दोनों बलून के सिचुएशन में, अच्छा बलून के हाइट दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, मतलब इधर से कहीं से एयर, इधर से कहीं एयर या विंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये विंड पास हो रहा है, जिसकी वजह से इस बलून जिसकी हाइट दी हुई है और सरफेस से इसकी हाइट दी हुई है, दैट इज 88.2 मीटर, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एक सिचुएशन, सपोज दिस सिचुएशन इज ए एंड दिस सिचुएशन इज बी, तो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे जा रहा है, 2 सिचुएशन है इसमें। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो फर्स्ट इंस्टेंट इसको लिया गया, इस जगह पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज गिवन एंड दैट इज 60 डिग्री। सेकंड, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद ये क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस कर जाता है 30 डिग्री पर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस करने के बाद में ये 30 डिग्री पर जैसे ही रिड्यूस करता है, इसके बीच का, मतलब जब बच्ची यहाँ पर है और दूसरा सिचुएशन, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया जाता है, तो फर्स्ट ये है, एंड सेकेंड, अगर सेकेंड कैलकुलेशन की बात करें तो आफ्टर सम टाइम उसका उसी चीज का एलिवेशन इज 30 डिग्री। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर है,
बलून है जो 88.2 मीटर पर स्काई में है, एयर विंड चलता है, हॉरिजॉन्टल एयर विंड चलता है, वर्ड यहाँ यूज किया गया हॉरिजॉन्टल एयर विंड। तो हॉरिजॉन्टल एयर विंड चलता है जिसकी वजह से वो अपने हाइट को बिना चेंज किए, ऐसा माना गया, होता नहीं है बट ऐसा माना गया कि वो अपने हाइट को बिना चेंज किए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले जाते हैं। अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट अर्थ सरफेस से, यहाँ पर भी हाइट अर्थ सरफेस से कितनी है 88.2 है, यहाँ पर भी अर्थ सरफेस से इसकी हाइट 88.2 है दोनों में। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि यहाँ से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो कैलकुलेशन की बात थोड़े समय में देख लेंगे क्या करना है नहीं करना, पहले ये समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कैरी हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा बलून का इन दोनों इंटरवल को पता करने के लिए बोला है डिस्टेंस ट्रैवल है, मतलब ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, पूरा नहीं करना है। बलून पहले वाले में कितना था और दूसरे वाले में कितना था, सो दिस डी शुड बी कैलकुलेटेड। चलिए फिर वही बात हो गई, 60 डिग्री है 30 डिग्री है, दो एंगल है θ1 और θ2, तो अपने को दो ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा और दोनों ट्रायंगल के लिए दो अलग अलग अपने हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना। देखिए कितना इसका हाइट है 88.2, हाइट कितना है 88.2, लेकिन वो अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से उस लड़की का हाइट 1.2 है। अब अगर इसके आइस को समझें तो लाइन ऑफ साइट जो होगा, जो लाइन ऑफ साइट होगा वो तो आइस से होगा, तो लाइन ऑफ साइट ये होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वो डिस्टेंस तय करेगी। फिर सेम काम करना है 88 पॉइंट मतलब सरफेस से जो डिस्टेंस था उसमें हम लोगों को घटाना पड़ेगा 1.2 मीटर, इसमें भी घटाना पड़ेगा 1.2 मीटर। अब दोनों में सेम बात है यार, दोनों में घटाइएगा कितना बचेगा 86 आ रहा है शायद 87 आ रहा है, सो 87 मीटर, पॉइंट टू कैंसिल 817, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। अब जल्दी से कैलकुलेट करके एक बार ट्राई करते हैं कि इन दोनों का कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करें। सो फर्स्ट ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको O, इसको O डैश, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को P। जहां जहां आप लोगों को कट दिखे ना सब जगह पर वर्ड्स कैलकुलेट करो, अपने हिसाब से लिखो। फर्स्ट वाला ट्रायंगल अगर कंसीडर करते हैं जिसमें हम लोग थीटा का कंसीडरेशन 60 डिग्री लिए हैं, इस वाले ट्रायंगल को अगर कंसीडर करते हैं इस वाले ट्रायंगल, तो हम लोग OP। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, मुझे बेसिकली किसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है PQ का। सो इस PQ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ OQ निकाल लेता हूँ और उसमें से OP घटा देता हूँ तो मेरा PQ निकल जाएगा। मैं एक काम ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे PQ निकालना है तो PQ तो आराम से निकाला जा सकता है, अगर मैं लिखूं OQ माइनस में PQ, OQ और उसमें अगर PQ को OQ माइनस में OP कर देता हूँ, ठीक है, OQ और इसमें अगर मैं OP घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा PQ। और मुझे यही बोला गया है कि डिस्टेंस फर्स्ट इंस्टेंट में और सेकेंड इंस्टेंट में दोनों में कितनी थी वही कैलकुलेट करके बताना है। तो जल्दी से क्या करते हैं, OQ का कोई पार्ट है क्या, OQ का पूरा है, OP का भी है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल यानी 60 डिग्री में अगर देखें तो दिस इज OP एंड दिस हाइट इज 87, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख ही रहा होगा। जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको भी। परपेंडिकुलर कितना है भाई, दिस इज 87 अपॉन में OP, इसका वैल्यू कितना है √3, 87 अपॉन में OP। सो OP मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 87 अपॉन √3। एक निकल गया। OP की वैल्यू हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन देता है, tan, तो tan देता है 87 अपॉन OP, दोनों टर्म। नेक्स्ट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 30 डिग्री। अब अगर इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो फिर ये परपेंडिकुलर है, फिर ये बेस है, लेकिन अच्छी बात ये है ना कि अब आप OQ मिल जाएगा। सो लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BQ अपॉन में बेस यानी कि OQ। यहां से अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू BQ। BQ कितना है भाई, तो 87 फिर से अपॉन में OQ नहीं पता, OQ भी तो निकालना है ना, माइनस करने के लिए आसानी होगी। सो यहाँ से OQ कितना आएगा जल्दी बता दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 87√3 आई गेस। अब OQ 87√3 आ रहा है, OP 87/√3 आ रहा है।
अपने को क्या बताया गया है कि अगर मुझे PQ फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल्स फाइंड करने हैं बलून के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, OQ में OP को घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इन दोनों वैल्यूज को लेता हूँ और जल्दी से इसमें पुट कर देता हूँ, जल्दी से देखिएगा। सो D इज इक्वल टू PQ, D इज नथिंग बट व्हाट, PQ, एंड PQ को क्या लिख सकते हैं, तो PQ को लिख सकते हैं OQ, यानी कि 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। फिर से देखो 87 दोनों में कॉमन है, 87 अगर कॉमन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 87 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये लिख सकता हूँ क्या। फिर रैशनलाइज करो या नॉर्मली सॉल्व कर दो, इसको क्या करेंगे, 87 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, राइट। सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है, 87 2√3, मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आ रही है एक बार जल्दी से देख लो कितने आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू, देखो सही है क्या ये, इसको मैं नीचे हटा रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 87 इंटू 2 अपॉन √3। 87 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू, इसको 3 बार कर लीजिए, 3 बार कीजिएगा, कितना आएगा, 3 2 जा और 3 9 जा, राइट। इनटू करेंगे 2 और अपॉन में रहने देंगे √3। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टेप करने का क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली क्या है, मैं चाहता हूं कि नीचे में ये √3 ना रहे, तो मैं आइदर एक काम कर सकता हूं कि मैं इन दोनों के ऊपर नीचे रैशनलाइज करने के लिए यूज करूं, जो भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे करके भी बना सकते हो, अदरवाइज मैं यहीं पर तोड़ करके बना रहा हूं, तो आप चाहो तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फिर आया 3 को मैं तो क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, 29 इंटू 2 कितना होता है भाई, 29 इंटू 2 58, राइट, अपॉन में √3 कैंसिल आउट, आंसर इज 58.58 √3 की वैल्यू फिर बता रहा हूँ, पिछले सेशन में बताया था, दैट इज 1.732, यू कैन पुट इट एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सो इस वाले अगर एग्जांपल को भी आप समझोगे, ये भी एक रियल टाइम एग्जांपल था, ये भी एक रियल टाइम एग्जांपल था, राइट। तो अभी तक में हम लोगों ने करीब मेरे हिसाब से 2 3 4 सवाल कर लिए, 4 सवाल हम लोगों ने कर लिए सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो सवाल लेंगे वो लेंगे डिप्रेशन। आप लोगों को डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है, एंगल को डिप्रेस करेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए अगर लिखना है तो, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए फिर से। अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं, चलिए चलो देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन तो पढ़ लिया था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आते हैं। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जब आप बॉटम पे हो, आप ऊपर देख रहे हो, राइट, लेकिन जब ऊपर बैठा है और नीचे देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जांपल के लिए इसको समझना कि अगर किसी पिलर पर आप अज्यूम करते हो, अगर किसी पिलर पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप उसके टिप पर हमेशा अपने आप को अज्यूम करो कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, एफिल टावर पर आप खड़े हो, और उसके बाद आप नीचे कुछ देख रहे हो, नीचे में कुछ भी देख सकते हो बट देख रहे हो, ठीक है। तो यहां से जब नीचे देख रहे हो तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, क्या है ये, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट तो ये है, लेकिन अब लाइन ऑफ, मैंने क्या बोला था कि लाइन ऑफ साइट के साथ में हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। ये अगर ये लाइन ऑफ साइट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या बात होती है कि अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है, मतलब जहां आप हो उससे सीधा, ठीक है, ये बात समझ के रखना, ठीक। तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज सपोज्ड टू बी द एंगल। ध्यान रहे यहां पर भी मैं बोल रहा हूं ये फुट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बोल दिया कि यहां पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आपका अजम्पशन मैंने यही किया है। अगर आपकी आईज यहां पर मैं अज्यूम करूंगा तो यहीं से लाइन ऑफ साइट कंसीडर की जाएगी, ना कि यहां पर। मैं इन दोनों को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जाए, पॉइंट डायग्राम में पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जाए, तब तो ठीक है, ये रहा लाइन ऑफ साइट, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लाइन ऑफ साइट, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो मैं ले रहा हूं डिप्रेशन एंगल, ठीक है।
लेकिन दूसरी बात हो गई कि आपका भी कोई हाइट अज्यूम किया गया है, सपोज आपकी हाइट 1.2 मीटर अज्यूम की गई, तो यहां से आपका जब लाइन ऑफ साइट मुझे निकालना होगा तो मैं यहां से लाइन ऑफ साइट लूंगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी के सामने होगा। सो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नहीं कि आप यहां से अज्यूम कर लोगे, यहां पर भी कंडीशन सेम है, कंडीशन डिफरेंट नहीं है, कंडीशन सेम है, ठीक है। सो दिस इज सपोज टू बी द बेसिक्स। नाउ वी कम टू सम गुड क्वेश्चंस अराउंड दिस। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक बढ़िया सा सवाल है, आप लोगों के लिए मैं वो सवाल पढ़ दे रहा हूं, वैसे वो सवाल आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है। सवाल ये है कि एक ब्रिज है, एनसीईआरटी का एग्जांपल का सवाल है ये, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंटली सोचने वाला सवाल। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, इसके बाद में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। सीबीएसई वैसे सवाल अब पूछना शुरू कर चुकी है जिसमें रियल टाइम एग्जांपल्स ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा वो मतलब एक रियल फील दे सके, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई आर्टिफिशियल, कोई टावर, कोई कुछ नहीं, वो समझ करके क्वेश्चन देना चाहती है कि आप मान लो कहीं मतलब कहीं चल रहे हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो, कहीं बादल का कोई मूवमेंट हो रहा है या फिर किसी जगह पे कोई कार की मूवमेंट हो रही है, आप उसमें बैठो, कुछ मतलब एकदम रियल टाइम, ठीक है। सो अभी फिलहाल एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का पहला सवाल ये है, आपके सामने डायग्राम भी आएगा थोड़े समय में, बट मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस इज द ब्रिज, राइट। एक ब्रिज है और ब्रिज के किसी एक पॉइंट पर आप, ब्रिज के किसी एक पॉइंट पर आप, ठीक है। ब्रिज दो नदियों के छोर को मिल करके बना हुआ है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ द रिवर, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द रिवर। सो द पॉइंट इज कि इन दोनों छोर से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन। आप यहां से जब इसके एक कॉर्नर को अज्यूम कर रहे हो, एक कॉर्नर को देख रहे हो, तो इस समय के लिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन। अनदर देख रहे हो तो उस समय के लिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन। अब पहले क्लियर करो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स of the river is 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the point, from the base, from the bank. So this is the bank of the river. This is nothing but what is it? Bank of the river. Bank of the river से इसका height given है. height कितना दिया हुआ है? height दिया हुआ है 3 मीटर, right? इससे एंगल कितने दिए हुए हैं? एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और एक 45 डिग्री शायद। एक 30 डिग्री एंड अनदर वन इज 45 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, राइट। सो मेरे पास में एंगल भी आ गया और ये डिस्टेंस भी आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी कैलकुलेट। सो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां से लेकर के यहां तक का क्या मतलब विड्थ है। तो एक काम करते हैं ना, सबका नाम फिर से अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज O फॉर ऑब्जर्वर, A एंड B, एंड दिस इज C. दिस पॉइंट इज C. दिस पॉइंट इज C. सो इफ यू आर अज्यूमिंग दिस, अब हमारे पास में फिर से 2 थीटा है, मैंने बताया था ना 2 थीटा है, तो हमारे पास में 2 तो हम लोग काम करते हैं कि मतलब अपने को करना क्या है, ये जो 2 बैंक्स है ना, बैंक B है और A है, ये दोनों बैंक है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर। वो क्या है? विड्थ। तो हमें कुछ नहीं करना, इस A और B के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर देना बस, ठीक है। ये A पॉइंट और B पॉइंट क्या है? उसके बैंक्स कहलाएंगे। बैंक्स मतलब किनारा होता है, राइट। तो इसमें ये तो हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल का एक रफ आइडिया बाहर ले लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन, ठीक है। तो इसका रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे। रफ डायग्राम में क्या है कि अब अगर आप यहां देखो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि मुझे अलग से ऑब्जर्व नहीं करना पड़ रहा ना। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। आप यहां से देख रहे हो इसके बैंक्स को, यहां से देख रहे हो यहां वाले बैंक को, तो ये जो दोनों बैंक्स हैं, दोनों किनारे हैं, आप यहीं से दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपका एंगल आइडेंटिफाइड है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं रफ डायग्राम में बना रहा हूं फॉर 30 डिग्री अगर बनाता हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड द एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली अगले के लिए अगर मैं बनाऊं और बैंक को मैं जो विड्थ है उसको मैं पूरा यहां से यहां तक दिखा रहा हूं, इस विड्थ को जो AC है मैं यहां लिख दे रहा हूं AC, दिस इज O और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अभी आप इग्नोर करो। नाउ सी वन थिंग,
यहाँ ज्योमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कॉन्सेप्ट है? दिस एंड दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, इफ दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपको पता है कि ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई? अल्टरनेटिंग एंगल, याद होगा। सो इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30। नाउ अगर ये 30 है तो इस डायग्राम से एक और डायग्राम समझ में आता है। और हाँ, मैं ये डायग्राम आपको सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब आप यहीं से बना सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, या इन जनरल हर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर डायग्राम का इंपैक्ट अगर समझ गए तो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। कई बच्चों का प्रॉब्लम है कि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है सर, लेकिन मुझे डायग्राम में दिक्कत है, इसलिए मैं डायग्राम को जितना ज्यादा हो सकता है इलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इससे मैंने ये पार्ट निकाल लिया, अभी सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे बट इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो दिस इज लाइन ऑफ साइट, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन शिफ्ट करे ना करे, मुझे ये 30 डिग्री पता चल चुका है, इसका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब जब ये पार्ट गिवन है कितना भाई, तो 3 मीटर। दिस पार्ट इज गिवन कितना, 3 मीटर। सो नाउ टेल मी वन थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना निकाल चुके हो कि अब तो तुरंत से बता दोगे। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 30 डिग्री एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस। बताओ जल्दी से क्या होगा भाई, ठीक है। फिर वही बात हो गई ना, इसके सामने है तो परपेंडिकुलर, इसके नीचे है तो बेस। रिलेशन कौन देगा, tan थीटा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 3m अपॉन AC। ये हो गया एक तरफ की बात कि अब यहां से देखो हम लोगों को AC का डिस्टेंस तो कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ द अदर थिंग इज, सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट को भी देखूंगा, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए क्या करूं, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम यहीं पे बनाता हूं। यहां पर डायग्राम कुछ ऐसा ही है, देखो तो सही बोल रहा हूं, कुछ ऐसा ही है ना। दिस इज C, दिस इज B, O, ओके, एंड दिस इज 45 डिग्री, राइट। सो इफ दिस इज 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री अगर ये है और ये 3 मीटर ही है, तो मुझे फिर से सेम रिलेशन, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड हाइपोटेनस नाउ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं tan 45 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर, दैट इज 3 मीटर अपॉन में BC। मुझे कैलकुलेट क्या करना है वो भी क्लियर रहे, कैलकुलेट करना है मुझे विड्थ ऑफ रिवर कैलकुलेट करना है। अगर मैं विड्थ ऑफ रिवर की बात करूं तो वो है क्या, A से B, क्या है AB, और AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, A to C, C to B, मतलब AC प्लस में CB, यही है। यहां से देखो ध्यान से, यहां से आपको CB या BC मिल जाएगा और यहां से आपको AC मिल जाएगा। सो नाउ इन दोनों में आप AC पहले AC कैलकुलेट करो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दैट इज इक्वल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में AC इज इक्वल टू 3√3 आ जाएगा, पहला। दूसरा अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3/BC, देन BC इज नथिंग बट 3। मेरे पास में दो वैल्यू आ चुकी है, AC की और BC की। अब मैं कैलकुलेट अगर AB को करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, AC प्लस CB यानी BC। तो AC की वैल्यू कितनी है, 3√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 3 कॉमन, √3 प्लस 1। इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अगर आप चाहते हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, अदरवाइज में इतना ही आंसर करके छोड़ देना। √3 की वैल्यू फिर आई एम सेइंग 1.72, आंसर इज डन। ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको रिजल्टेंट भी फाइंड आउट होगा। √3 की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो। समझने वाली बात, डायग्राम्स हैं। पहले मैंने क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायग्राम कन्वर्ट किया, किसमें भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके भी बनाया जा सकता है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करने के बाद मेरे लिए प्रोसेस सिंपल हो गया, जो मैं पहले सॉल्व कर रहा था। तो इट्स नथिंग सो मच कॉम्प्लिकेटेड, बट यू कैन ट्राई कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके बना सकते हो, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल जो है वो भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, ठीक है। और हम लोग उस सवाल को भी सेम एनर्जी के साथ सॉल्व करते हैं। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट यू कैन मेक इट पॉसिबल। कुछ नहीं, दो सवाल नहीं, मतलब इसके बाद में सिर्फ एक ही सवाल होगा जो हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर इसको डन करेंगे, राइट। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि एक ऑब्जर्वर है,
जो किसी लाइट हाउस के टॉप पर बैठा हुआ है, लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है दैट इज 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब वो वहां लाइट हाउस पर मैं अगर किसी टिप पर खड़ा हूं तो वहां से मैं दो शिप्स को देख रहा हूं, दोनों शिप का मेरे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, वन इज 30 एंड अनदर वन इज 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड, मतलब ऐसा हो रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक शिप को देख रहा हूँ, दूसरे शिप को भी देख रहा हूँ, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों मेरे को दिख रहा है साथ साथ में, तो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इस बार इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले ट्राई एंड मेक द डायग्राम पॉसिबल। डायग्राम के लिए क्या करना है, एक लाइट हाउस मान लीजिए ए बी है, ठीक है, ये है क्या लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां से वो दो शिप्स को देख रहा है, दो शिप को देख रहा है, ठीक है, शिप नंबर P एंड अनदर वन इज शिप नंबर Q, ठीक है। सो मेरे पास में दो शिप हैं जिनको वो देख रहा है। फर्स्ट वन इज यहां पहला एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं इसी तरीके से दोनों एंगल्स को देख रहा हूं, बट मैंने क्या बताया, अगर मैं नीचे में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरा जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है, बट हॉरिजॉन्टल जो है वो ये है, तो जो एंगल का मेजरमेंट है वो हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में होगा। अब अगर पहले वाले की बात करूं, मतलब मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, तो दोनों के लिए मेरे पास एंगल ऑफ मेजरमेंट जो है वो दिया हुआ है, एंड फर्स्ट वन इज 30 डिग्री, अनदर वन इज 45 डिग्री, करेक्ट। ये आप यहां पर थे कि अभी करना क्या है अपने को, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिग्री, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये हमारा दो बार, मतलब जब ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है तो दो शिप्स को देख रहा है, एक P है और एक Q है, तो एक जो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ये है, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, यानी पहला लाइन ऑफ साइट ये है, दूसरा लाइन ऑफ साइट ये है, करेक्ट। अब अपने को क्या करना है, फिर वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं, दो थीटा है मेरे पास, थीटा 1 थीटा 2, तो मेरे पास में दो ट्रायंगल भी अज्यूम करने पड़ेंगे। तो अगर फिर पहले वाले फर्स्ट वाला इंसिडेंट लीजिएगा 30 डिग्री, इसका एक रफ डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम बनाइएगा तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर ऑब्जर्वर है जो कि A है, और यहां वो पहले शिप को देख रहा है दैट इज Q, क्या देख रहा है वो Q, अगर Q है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, करेक्ट, ये 30 डिग्री होगा और ये Q होगा, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, Q अगर ये है 30 डिग्री, ये है लाइट हाउस का हाइट, ये यही हाइट है ना जो इधर भी होगा, राइट, तो ये जितना लाइट हाउस का हाइट इधर होगा उतना ही लाइट हाउस का हाइट इधर होगा। अब देखिए ध्यान से, लाइट हाउस का हाइट दोनों के लिए कॉमन है, मतलब पहले वाले एंगल के लिए भी और दूसरे वाले एंगल के लिए भी, हमें बस फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए सेम बात, पहले वाले में मतलब अगर मैं पूरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसमें घटा दूं तो मेरा PQ का डिस्टेंस निकल जाएगा। सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को नाम दे रहा हूं D। अगर मुझे D फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि BQ माइनस में BP, अगर मैं पूरे BQ में BP घटा देता हूं तो फिर मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा, करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है, BQ वाला एक ट्रायंगल लेना है और BP वाला एक ट्रायंगल लेना है, तो BP वाला ट्रायंगल ये रहा, BQ वाला ट्रायंगल, BQ वाला ट्रायंगल ये रहा, करेक्ट। तो मुझे दो ट्रायंगल्स की जरूरत है। मैं फिर वही बात, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, हाँ कि ना, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, APB की बात करूं, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, दोनों एंगल होंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री। फर्स्ट वाले ट्रायंगल को अगर देखते हैं तो मेरे पास में जो ट्रायंगल बनती है वो है AQ और B, क्या बन रहा है AQ और B, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A कितना लिया है AQD, तो BQ मेरे को यहां से फाइंड आउट करना है। लाइट हाउस का डिस्टेंस इज H, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लाइट हाउस का हाइट कितना है H। सो
परपेंडिकुलर बेस, इसका तो कोई रिलेशन अभी फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया, आई नीड टू फाइंड आउट द BQ। फिर से सेम बात, tan 30 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, H और BQ। तो मैं लिख सकता हूं AB अपॉन में BQ। AB क्या है यहां पर सर, AB है यहां पर H, BQ क्या है यहां पर, BQ को मेरे को BQ रखना है क्योंकि मुझे BQ में घटाना है कुछ, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन BQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो मेरे पास क्या आएगा, BQ इज इक्वल टू H√3। एक रिलेशन मैंने यहां से निकाल लिया फर्स्ट ट्रायंगल से, ट्रायंगल नंबर 1 से। अब ट्रायंगल नंबर 2 की बारी, ट्रायंगल नंबर 2 में आते हैं। ट्रायंगल नंबर 2 में जब आएंगे, यहीं पे निकालता हूं मैं, ठीक है। ट्रायंगल नंबर 2 की बात अगर करें तो मेरे पास में दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है, APB। क्या है, AP और B। B फिर से यहां पर क्या है, H। ये क्या है, ये BP मेरे को फाइंड आउट करनी है और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। सेम, अब दोनों का रिलेशन देख लो, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो मेरे पास में आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मुझे एक बात समझ आ गई, पता है क्या, tan 45 की वैल्यू 1, तो H बाई BP, यानी जो सेकंड शिप है ना, जो सेकंड वाला शिप है, दिस BP वाला शिप, इसका हाइट मतलब इसका जो लेंथ है, जितने डिस्टेंस पर ये है लाइट हाउस के फुट से, उतना ही हाइट है लाइट हाउस का। यानी BP का जो मैंने P वाला शिप लिया है, P शिप और Q शिप दो है ना, तो P शिप जो है वो उतने ही डिस्टेंस पर है जितना लाइट हाउस का हाइट है। तो मुझे ये बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, PQ के बारे में। लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ था शायद 70 कुछ, वेट अ सेकेंड, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है एक बार चेक कर लेते। एक सेकेंड, लाइट हाउस 75 मीटर। लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है, 75 मीटर। सो लाइट हाउस की हाइट दी हुई है। नेक्स्ट, अब इन दोनों से क्या करना है, मुझे PQ फाइंड करना है। तो PQ इज इक्वल टू, मैंने लिखा है BQ क्या है, BQ है H। PQ की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी और हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, BP इज इक्वल टू H आ चुका है और BQ इज इक्वल टू H√3 आ चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, BQ की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और उसके बाद में BP की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो BQ की वैल्यू कितनी है, H√3 और BP की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला है BP जो है वो H के बराबर है। तो यहां से H बाहर निकाल लेंगे, √3 - 1 बचेगा यहां पूछने के बाद। H की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, H की वैल्यू है 75, राइट, 75। नाउ अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, दैट इज 1.732 पॉइंट, माइनस करोगे तो इसके बाद में 1, जो भी कैलकुलेट करके आंसर लाना है आप यहां से चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। 1 माइनस हो जाएगा तो इट्स 70 इतना 0.73, कुछ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही आपका रियल टाइम आंसर होगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड नाउ वी आर गोइंग कि सबसे लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ड्रॉप करें, ठीक है, which is supposed to be the last question of this chapter, ठीक है। उसके अलावा इस पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी PDF और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसका डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप के चैनल पे भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो और फर्दर सारे अपडेट आपको व्हाट्सएप के चैनल पे भी मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पे तो मिलता ही रहेगा। इसके लिए आप लोग एंगेज हो जाइए, जुड़ जाइए। अब कंटिन्यूअसली हमेशा लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो जो डिमांड है उससे अकॉर्डिंग भी आता रहेगा। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ ड्रॉप करते हैं, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ रहे हैं और उस क्वेश्चन को कंसीडर कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, सपोज ये टावर कितना है, AB लेंथ का है। इस टावर के टॉप पर आप खड़े हो दिस पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर एक स्ट्रेट हाईवे है जो इसके बॉटम यानी इसके फुट को जा रहा है। तो ये हाईवे है, सपोज द हाइट डिस्टेंस ऑफ हाईवे इज BC और उसके बाद में यहाँ से आप दो कार का ऑब्जर्व, मतलब एक्चुअली एक ही कार है बट आप उसके दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हो। पहला पॉइंट जो है वो यहाँ, इससे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमेशा हम लोग ये वाला यूनिट यूज करेंगे, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। तो पहला पार्ट तो दिया हुआ है। उसके बाद देखा ये जाता है कि ये कार जो है, ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करने के 6 सेकंड बाद
कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड के बाद ये एक नया पोजीशन लोकेट करती है, एक समय के बाद एक नया पोजीशन लोकेट करती है और वो ये है, ठीक है। ये एक नया पोजीशन है, पहला पोजीशन सी है जो अभी हम लोग पॉइंट कंसीडर किए हैं, और दूसरा पोजीशन जो है मैं मान रहा हूं कि ये डी है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद ये यहां आ जाता है। कंडीशन इसकी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली चला जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चला जा रहा है। 6 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन ये है। कंडीशन इज कि जब सेकंड टाइम आप किसी को 6 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करते हो तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। कितना है ये? 60 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट ये करना है कि इस BD मतलब D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, डायग्राम समझिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए। आई होप आपने कुछ इसमें आइडियाज लगाए होंगे, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड एंड टाइम। एक बार इसके ऑब्जर्वेशन को समझिएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास में दो चीजें पॉसिबल है। पहली बात तो ये एंगल वाला झंझट जो है उसको खत्म कर देते हैं। एंगल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं इसके दो ऑब्जर्वेशन में दोनों एंगल लिख सकता हूं। ये है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज 30 डिग्री एंड द अदर वन इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस और कुछ मत सोचो, ठीक है। द पॉइंट इज कि यहां से यहां तक ट्रैवल करने में इसको टोटल टाइम लगता है 6 सेकंड और अनदर वन का मेरे को पता नहीं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहां से यहां तक जो दिया हुआ है वो क्या है? डिस्टेंस है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट दिया रहेगा। यहां से यहां तक ये ट्रैवल कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है टी, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि BC को डी कंसीडर करके चल रहा हूं। अब BC का कॉम्पोजिशन अगर आप समझिएगा तो ये कॉम्पोजिशन है CD प्लस में DB। यानी कि अगर मैं आपको CD का डिस्टेंस दे दूं, अगर मैं आपको DB का डिस्टेंस दे दूं, तो मेरा टोटल डिस्टेंस जो कैलकुलेट होगा वो D के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। अगर आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, मान लीजिए कितना है ये BD, तो BD का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया और यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, तभी आप टाइम निकाल पाएंगे। क्योंकि यहां से अगर मैं आपको फार्मूला डिराइव करूं तो टाइम हमेशा डेरिवेटिव होता है दो चीजों का। टाइम हमेशा किसके डेरिवेटिव्स में चला जाता है? दो चीजों का। किस चीज का? तो स्पीड और डिस्टेंस का। क्या लिख सकते हो आप? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि आपको किसी भी जगह का टाइम निकालने के लिए आपको दो यूनिट तो चाहिए। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, अनदर वन इज स्पीड। तो डिस्टेंस आपको BD का चाहिए होगा और स्पीड भी चाहिए होगा। स्पीड निकालना आसान है, पूछो क्यों? मेरे पास में टाइम दिया हुआ है और अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल दूंगा, इसका ऑल ओवर इसका अगर डिस्टेंस निकाल दूं, तो मेरे पास में पॉसिबिलिटी होगा कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड तो निकाल सकता हूं। एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल पहले ले लें। फर्स्ट वाला ट्रायंगल क्या है मेरे पास? ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB अगर मैं ACB ट्रायंगल लिखूं तो मेरे पास में क्या आता है? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज H एंड होल बेस दैट इज D। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से मेरे पास आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू H/D। सो D इज इक्वल टू, सो D इज नथिंग बट √3H। अब देखो एक बात समझो, ये D है, ये D है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? D। D जो है इस डिस्टेंस का √3 टाइम्स है। एक तो रिलेशन यहां से मिल गया, ठीक है। अच्छा √3 टाइम्स है तो निश्चित तौर पर थोड़ा बड़ा होगा, बिकॉज √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। सेकंड वाला स्टेज लेते हैं 60 का पार्ट। सो tan 60 इज इक्विवेलेंट टू H अपॉन दिस BD का डिस्टेंस, जो कि आपको कुछ समय के बाद कैलकुलेट करना है फॉर दिस स्पीड। सो दिस इज √3 इज इक्वल टू H अपॉन BD। अब आप एक बात बताओ, यहां से BD कितने आ जाएगा? सो BD मस्ट बी इक्विवेलेंट टू H अपॉन √3। सो मेरे पास दो पार्ट आ गए। एक तो मेरे पास ये आ गया कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज दिस BC
बी सी, राइट। सो मेरे पास बी सी आ गया, बी डी आ गया। नाउ अगर मेरे को डी सी चाहिए, डी, अगर मेरे को क्या चाहिए, डी सी, डी सी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू बी सी माइनस में बी डी, बी सी माइनस में बी डी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है रूट थ्री एच माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है, एच रूट थ्री। सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से h कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या आ रहा है, रूट थ्री रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, राइट। सो दिस इज h, मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 1 रूट थ्री। यहां से अगर हम h कॉमन ले रहे हैं तो मेरे पास एलसीएम लेने के बाद में आ रहा है 3 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। So we have h into 2 root 3 and that is equal to nothing but dc, this one। तो मेरे पास में dc निकल गया कितना भाई, तो dc निकल गया 2h अपॉन रूट थ्री। ये एक पार्ट निकला, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं यूनिफॉर्म स्पीड, आई होप ये वाला पार्ट आपने क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को क्लियर करने के बाद हाँ, तो यहां से कितना निकल गया मेरा डीसी, डीसी निकल गया है 2h अपॉन रूट थ्री। चलिए, सो डीसी इज इक्विवेलेंट टू 2h रूट थ्री, एक पार्ट। टाइम गिवन कितना है, 6 सेकेंड। कितना टाइम गिवन है, 6 सेकेंड्स। सो यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम मैं स्पीड निकाल सकता हूं। स्पीड कितना आएगा, 2h रूट थ्री, ठीक है, अपॉन 6। सॉल्व कीजिएगा इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 2h रूट थ्री इंटू 6, 3, सो h अपॉन 3 रूट थ्री। ये मेरा स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को ये पता चल चुका है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये अगर चल रहा है तो जितना स्पीड से यहाँ चल रहा होगा उतना ही स्पीड से यहाँ चल रहा होगा, हाँ कि ना। तो स्पीड मेरे को कैलकुलेट हो गया और मेरे को डिस्टेंस भी कैलकुलेटेड है। देखिए स्पीड मेरे को कितना मिल गया है, h अपॉन 3 रूट थ्री, और इधर मेरे पास में BD की डिस्टेंस गिवन है। BD की डिस्टेंस कितनी थी, BD की डिस्टेंस मेरे पास है h अपॉन रूट थ्री। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसमें मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा हो तो एक बार वीडियो पॉज करना और एक एक करके धीरे धीरे करके हर स्टेप को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, पहले मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो मेरे पास डिस्टेंस ऑलरेडी है। अब मैंने स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया और यूनिफॉर्म है, तो जितना यहाँ जिस स्पीड से यहाँ चल रहा होगा वही स्पीड से यहाँ चल रहा होगा। तो स्पीड इज आल्सो देयर, डिस्टेंस इज आल्सो देयर। अभी मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाया था कि स्पीड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे अगर मेरे को टाइम निकालना हो तो इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, यहां से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो आप बताना, टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे पास, h अपॉन रूट थ्री। फर्स्ट वन इज h अपॉन रूट थ्री होल अपॉन दिस वन स्पीड कितना है, h अपॉन 3 रूट थ्री। सो जस्ट क्रॉस कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, h रूट थ्री इंटू 3 रूट थ्री अपॉन h। इसका भी तरीका मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। दिस इज नथिंग बट a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। इसमें कुछ नहीं होता, a अपॉन b जैसे है वैसे रहने दीजिए, c अपॉन d को क्रॉस कर दीजिए, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये पार्ट। सिमिलरली मैंने वर्क यहाँ पर किया, ठीक है। सो यहाँ के बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, h and h कैंसिल आउट, रूट थ्री कैंसिल आउट, तो आंसर इज 3। क्लियर। सो फाइनली आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कोशिश किया है करवाने का। अगर कुछ छूट गया हो तो आप सब का तहे दिल से स्वागत है कि आप ये सब बताएं मुझे कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया। मैं उसके लिए भी अगर कोई वीडियो पॉसिबल हुआ या फिर डाउट सेशन रखना हुआ तो मैं वो कर लूँगा। उसके अलावा मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटलीस्ट इसको 2 टाइम्स देखिए। 2 टाइम्स में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप मल्टीपल टाइम सेम चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको फर्स्ट टाइम में अगर आप ट्राई कर रहे हो,
तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप अगर डिस्टेंस छोटा सा भी चीज अगर भूल जाते हो, दैट इज सेकंड वाला पार्ट भी अगर भूल जाते हो कि ये सेकंड है, आप इसको डिस्टेंस कंसीडर करके आगे बढ़ते हो, या फिर कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए अगर आपको फर्स्ट टाइम में दिक्कत हो रही है, एक बार वीडियो पॉज करो, रिटर्न जाओ और फिर से उस वीडियो को चलाओ, ताकि समझ आए कि किस अप्रोच से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली इससे पहले भी मैंने 2-4 जो क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें एक ही पॉइंट से 2 अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, जो बैंक वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार समझिए, ऑपरेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप सब, मैंने पहले ही कहा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि इस तरीके का क्वेश्चन और सॉल्व करना है, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, आप लोगों को सही लगा होगा। बाकी और भी चैप्टर्स आते रहेंगे, बहुत सारे चैप्टर अभी हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।